गुड डे गर्ल्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, यानी पोषण से संबंधित जितने जो नियम बने हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और जितने प्रोग्राम्स हैं, उनमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत उपयोगी जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली जो इंस्टीट्यूशन है या जो प्रोग्राम चल रहा है वो है आपका ICDS, है ना, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। शॉर्ट में इसको ICDS बोलते हैं और हिंदी में इस प्रोग्राम का नाम है समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, तो समेकित बाल विकास सेवा भारत सरकार द्वारा यहाँ के बालकों के लिए एक अनूठी योजना है। ये स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। यानी कि जो जीवित रहने की दर है उसको भी बढ़ाने में ये योजना सहायक है। सामाजिक विकास की योजना बनाने वालों के लिए शिशुओं और बाल मृत्यु दर और रोग दर में, यानी बीमारी की दर में कमी लाना इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से है। बच्चों के भावी विकास के लिए तथा बहुत छोटे बच्चों हेतु आवश्यक सेवाओं के संगठन के महत्व को समझकर इसकी आधारशिला रखी गई है। ICDS की स्थापना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1975 में की गई थी। भारत में सबसे पहले इसकी 33 परियोजनाएं आरंभ की गईं। ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। 33 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में, 11 आदिवासी खंडों में तथा 4 झुग्गी झोंपड़ी वाले क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि ICDS के उद्देश्य क्या हैं, समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है 1 से 6 वर्ष तक के बालकों यानी बच्चों, बालक बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के आहार और स्वास्थ्य में सुधार लाना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा इसका उद्देश्य है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की यानी स्कूल ड्रॉपआउट्स की प्रवृत्ति को कम करना। चौथा उद्देश्य है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना, यानी लाइजनिंग का काम भी इनका रहता है। पांचवा जो इसका उद्देश्य है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। यानी यदि हम माता को या भावी माता को, गर्भवती स्त्री या धात्री महिला दोनों को यदि हम पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दे देते हैं तो वो बच्चों के आने वाले समय में इनसे संबंधित जो भी बीमारियां आती है या कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान करने में वो सक्षम हो पाएंगी। अब बात करते हैं हम समेकित बाल विकास योजना के कार्यक्रम और सेवाएं क्या हैं। ICDS कार्यक्रम के द्वारा बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनका लाभ 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी सेवाएं हैं। सबसे पहला है संपूरक पोषण या संपूरक आहार या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा है रोग क्षमीकरण बोलते हैं इम्यूनाइजेशन को, टीकाकरण को। तीसरा है स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके द्वारा हम पता कर पाते हैं कि कितना पोषण की दृष्टि से विकास हो पा रहा है कि नहीं, वो है उसका वृद्धि मापन या ग्रोथ मॉनिटरिंग। एक सेवा और है इसमें अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन
बच्चा 6 वर्ष का स्कूल जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में और सीधा पहली कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसके पहले यानी 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी वहाँ पर दी जाती है, जिसमें बेसिक जानकारी जैसे कलर का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में इनको जानकारी वहाँ पर दी जाती है। इसी के साथ इसकी एक सेवा है सुरक्षित पीने का पानी, यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी इनकी एक जिम्मेदारी है, जिसके लिए ये पानी को छान कर पीना और पानी को कैसे पीने लायक बनाया जाए, इसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और सुरक्षित पानी उपलब्धता करवाई जाती है। जो लास्ट इसकी सेवा है इसमें है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। ये सभी के लिए होती है, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि ये इनके बेनिफिशरीज कौन कौन सी हैं। यहाँ पर मैंने आपको सेवाओं के नाम बताए इनकी। तो ICDS कार्यक्रम के द्वारा उपरोक्त सेवाएं प्रदान की जाती है और इन सेवाओं के वितरण का केंद्र बिंदु आंगनवाड़ी होता है। ठीक है, यानी ICDS की सर्विसेज कहाँ के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं हम? आंगनवाड़ी के थ्रू। आंगनवाड़ी की व्यवस्था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा देखी जाती है। प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी सहायिका का पद रहता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 1000 जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी कार्यरत रहती है, यानी 1000 लोगों के ऊपर एक आंगनवाड़ी वहाँ पर होगी। जबकि जनजातीय क्षेत्रों में, यानी जब ट्राइबल इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पर 700 की जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी कार्य करती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी रहती है। इस तरह से लगभग 1 लाख की आबादी में प्रत्येक शहरी या ग्रामीण परियोजना में लगभग 100 आंगनबाड़ी होती है। प्रत्येक जनजाति परियोजना में आमतौर ICDS कार्यक्रम के अधीन शहरी और ग्रामीण परियोजनाओं की स्थापना के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। वे इलाके जो पिछड़े हुए हैं तथा पोषणहीनता जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर इनकी उपस्थिति या इनका खोलना आवश्यक रहता है। शहरी परियोजनाओं के मामले में जो हम गंदी बस्ती कहते हैं, लेकिन आप इनको कच्ची बस्ती का नाम दे सकते हैं। कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है कि वहाँ पर आंगनबाड़ियाँ होती ही होती हैं। कच्ची बस्ती से तात्पर्य जहाँ पर आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और लोग अपना अस्थायी ठिकाना वहाँ पर बना लेते हैं। इसमें बहुत से तरह के लोग होते हैं, माइग्रेटेड लोग भी होते हैं, कोई जिनके पास घर नहीं होता है वो जाकर वहाँ पर बस जाते हैं, कोई रोजगार के दृष्टि से अपना स्थान पलायन करता रहता है। तो बहुत सारे उसके कारण हैं, तो इनको हम शहरी बस्तियों का नाम दे सकते हैं। तो ये जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पर भी आंगनबाड़ियाँ खोली गई हैं। व्यापक सर्वेक्षण के द्वारा लाभग्राहियों का चयन किया जाता है, यानी बेनिफिशरीज का चयन किया जाता है कि वे परिवार जो सबसे अधिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं, उन्हें इन कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है और अलग अलग लक्ष्य समूहों को अलग अलग सेवाओं के पैकेज दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी सेवाएं, हर सेवा हर जने के लिए नहीं होती, तो उसके ग्रुप बना दिए गए हैं। तो जैसे अब हम बात करें सबसे पहले कि लाभार्थी यदि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, यानी 0 to 3 वर्ष के बच्चे हैं, तो उनके लिए हमको कौन कौन सी सेवाएं देनी होंगी? उनके लिए हमको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी संपूरक पोषण, इम्यूनाइजेशन हमको देना होगा और स्वास्थ्य जांच हमको वहाँ पे करवानी होगी। साथ ही साथ हमको कंसल्टेंसी या परामर्श सेवाएं भी वहाँ पर उनके लिए देनी होगी। जो दूसरा लाभार्थी ग्रुप है वो है आपका 3 to 6 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल इसमें 0 to 6 ईयर्स वाले होते हैं, तो इनको हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक 0 to 3 और एक 3 to 6। तो 3 to 6 आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए हमको सप्लीमेंट्री फूड आपको देना ही देना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन भी हमको उनका कराना होता है, स्वास्थ्य जांच भी हमको इनकी करानी होती है और परामर्श सेवाएं भी हमको इनको देनी होती है। तो ये तो सेम है 0 to 3 वर्ष की भी और 3 to 6 वर्ष की भी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एडिशन होता है वो होता है इसमें अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा। ये यहाँ पर एडिशनल है, 3 to 6 ईयर्स की बेनिफिशरी के लिए ये सेवा इसमें एक्स्ट्रा होती है। तीसरा जो प्रकार है, ये जो तीसरा ग्रुप है बेनिफिशरीज का, वो है गर्भवती और धात्री माताएं, यानी बच्चे को दूध पिलाने वाली माता और गर्भवती माता।
इनको हम कौन-कौन सी सेवाएँ प्रदान करते हैं आईसीडीएस के माध्यम से? देखिए, एक तो सप्लीमेंट्री पोषण है ये, माताओं को भी इसमें संपूरक पोषण दिया जाता है। यहाँ पर इनका भी वैक्सीनेशन होता है, रोग शमीकरण होता है, टीकाकरण होता है। स्वास्थ्य जाँच इनके लिए भी दी जाती है और यहाँ पर जो एडिशनल है, वो है आपका पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर गर्भवती और धात्री माता को देते हैं, ताकि वो अपने होने वाले बच्चे या जो बच्चा हो गया है उसके स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रख सके और उसका विकास और वृद्धि अच्छी तरह से हो सके, ये निश्चित कर सके। एक ग्रुप और है बेनिफिशरीज का, जहाँ पर 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। हालांकि इनको और कोई सेवाएं नहीं दी जाती, लेकिन इनको पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये भावी माताएं हैं और आने वाले समय में जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, विवाह करके घर बसाने वाली हैं, गर्भवती होने वाली हैं, धात्री माता बनने वाली हैं, तो उनको पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। उनको हम कोई सप्लीमेंट्री फूड नहीं देते, उनको हम उनका टीकाकरण होता ही नहीं है, तो उसको हम वो भी वहाँ पर नहीं देते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आईसीडीएस की सेवाओं की। तो आईसीडीएस की सेवाओं को वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहली जो सेवा हमने कही थी वो थी आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यानी संपूरक आहार या संपूरक पोषण। यह इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को यह सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से पोषाहार तैयार किया जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 कैलोरी ऊर्जा और 10 ग्राम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। लेकिन अत्यधिक कुपोषित यदि बच्चा है तो उसको दुगनी मात्रा में अर्थात 600 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाला आहार देने की व्यवस्था भी की जाती है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को 500 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आंगनवाड़ी पे खाना मिलता है तो उसका एक निश्चित माप होता है, और जो माप है वो ये इस मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी उनको प्रोवाइड करता है, राइट। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं को 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। वर्ष में 300 दिनों के लिए इस सप्लीमेंट्री पोषण को देने की व्यवस्था रहती है, यानी 365 में से 300 दिन, क्योंकि संडेज के दिन आंगनवाड़ी नहीं खुलती है और भी कुछ छुट्टियां होती है विशेष त्यौहार आदि में, तो कुल मिलाकर के 300 डेज की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। वे बच्चे जिनका वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम हो, जो कि एक सामान्य वजन है, तो 2.5 किलोग्राम से यदि बच्चे का वजन कम है या जो गंभीर संक्रमण से ग्रस्त हैं, उन्हें विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। स्त्रियां जिनका गर्भावस्था में वजन 38 किलोग्राम से कम है या उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है या जिनके गर्भपात हो चुका है या उन्होंने पहले कभी मृत शिशु को जन्म दिया है, उन्हें भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है कि वो जाकर के अपने क्षेत्र में ऐसी लेडीज़ का, ऐसे बच्चों का आइडेंटिफाई करे और उनको इस कार्यक्रम का भाग बनाए। अनाज, दालें, तेल और चीनी से बने हुए खाद्य पदार्थ सामान्यतः इस कार्यक्रम में दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक तरह का खाने का एक तैयार पाउडर जो कि रेडी टू ईट होता है, उसमें गेहूं का आटा, सोयाबीन का आटा, मिल्क पाउडर और शक्कर के सम्मिश्रण से बनाया गया वो पाउडर दिया जाता है, जिसे साफ पीने के पानी के साथ घोलकर, जैसे अपन सेरेलैक खिलाते हैं बच्चों को, उसी प्रकार से इस रेडी टू ईट पाउडर को साफ पीने के पानी के साथ घोलकर बच्चों को खिलाया जाता है। डबल रोटी, आपके मुरमुरे, सेव, पंजीरी आदि भी इस कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी रहती है, जैसे विटामिन ए, आयोडीन, लोह तत्व आदि, तो वे भी इस सप्लीमेंट्री पोषण के साथ विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं। इस पर आने वाले खर्च को समय समय पर संशोधित किया जाता है। खर्च में भोजन की लागत के अतिरिक्त
परिवहन पर खर्च, ईंधन, मिर्च मसाले और विटामिन फोर्टिफिकेशन आदि को भी शामिल किया जाता है। यानी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल इस पर कितना खर्चा आएगा और पर डाइट इसमें टोटल लागत क्या आएगी, ये कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 1991 में 1991 में, हालांकि 20 साल पुरानी बात है, लेकिन उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो स्वीकृत दर थी वो थी 65 पैसा प्रति बच्चा, और अधिक कुपोषित बच्चों के लिए 115 पैसे और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 95 पैसे की दर स्वीकृत की गई थी। लेकिन अब ये निश्चित रूप से बढ़ा दी गई है और ये वहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला कार्यक्रम रहता है, इसलिए दोनों ही इसकी फंडिंग करते हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पे स्थानीय लोगों से भी कहा जाता है कि जिसके पास जिस चीज़ की उपलब्धता है वो वहाँ पर कोई डोनेट कर देता है तो वो भी उसमें सप्लीमेंट्री फूड के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है सप्लीमेंट्री फूड की सेवा। दूसरी जो यहाँ की सबसे बड़ी सेवा है वो है आपकी इम्यूनाइजेशन, यानी रोग क्षमीकरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो टीकाकरण किया जाता है। तो इसमें शिशुओं को डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, टिटेनस, पोलियो और टीबी के लिए रोग क्षमीकरण दिया जाता है या वैक्सीनेशन दिया जाता है। खसरे के टीके भी यहाँ लगाए जाते हैं। सभी गर्भवती माताओं को टिटेनस के लिए भी रोग क्षमीकृत किया जाता है, जिससे नवजात शिशु में और माता में दोनों में टिटेनस ना हो पाए। इसकी एक सारणी है, तो मैं आप चाहोगे तो इसको पीडीएफ में भी आपको मैं दे दूंगी। लेकिन जो इसमें जो एक क्रम जो रहता है उसमें ये होता है कि गर्भवती महिला को प्रारंभिक अवस्था में यानी 4th मंथ में टिटेनस का पहला इंजेक्शन दिया जाता है और उस टीके के 1 से 1.5 महीने के भीतर 1 महीने बाद और 1.5 महीने से पहले इसकी दूसरा टिटेनस का टीका दिया जाता है, जिसको हम बूस्टर इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद में बच्चे के पैदा होने के बाद एक तो 0 डोज लगती है आजकल, जो बच्चे के पैदा होते ही वो लगा दी जाती है। उसके बाद 1.5 महीने पर BCG का एक टीका लगाया जाता है जो कि टीबी के विरुद्ध कार्य करता है। इसी प्रकार से DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के खिलाफ इसकी पहली खुराक दी जाती है। यानी BCG दिया जाएगा, DPT दिया जाएगा और एक OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की खुराक दी जाती है 1.5 माह की उम्र में। और इसके बाद 1 महीने के बाद यानी 1.5 के बाद में 2.5 महीने का जब शिशु हो जाता है तो DPT की दूसरी खुराक और उसको जो कि इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है और साथ ही साथ इसको ओरल पोलियो वैक्सीन भी पिलाया जाता है। तीसरी जो खुराक है इसकी 3.5 महीने में दी जाती है, सेम है, रिपीट होता है। और 9 महीने की उम्र में खसरा का टीका लगता है जिसको मीजल्स बोलते हैं। और 16 से 24 महीने की उम्र में यानी 1.5 से 2 साल की उम्र के अंदर DPT की भी बूस्टर डोज लगती है और ओरल पोलियो वैक्सीन की भी बूस्टर डोज दी जाती है। और इसके बाद में 2.5 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद में 5 से 6 वर्ष के बीच में वापस DPT की जो है वो वापस बूस्टर डोज लगाई जाती है। और साथ ही साथ टाइफाइड का भी आजकल इंजेक्शन लगने लगा है, वैक्सीनेशन लगने लगा है। तो हालांकि इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, तो ये आपको 2 इंजेक्शन लेने होते हैं टाइफाइड के, जो कि 5 से 6 वर्ष की आयु में लगते हैं। और 1 इंजेक्शन लगने के बाद में दूसरा इंजेक्शन 1 से 2 महीने के अंतराल में हमको देना होता है। तो ये है टीकाकरण की सेवा। तीसरा है इसमें स्वास्थ्य जाँच और परामर्श सेवाएँ, जो कि हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज जो दी जाती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे LHV, लेडी हेल्थ विजिटर, और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ANM, नाम सुने होंगे आपने LHV और ANM के। तो LHV होता है लेडी हेल्थ विजिटर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के द्वारा स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। वास्तव में ये स्थानीय स्वास्थ्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव वासियों के बीच ब्रिज का यानी सेतु का कार्य करते हैं और छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं स्वयं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ही सुलझा दी जाती हैं। गंभीर समस्याओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के डॉक्टरों का परामर्श भी इसमें उपलब्ध कराया जाता है। राइट, तो ये है हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट है वृद्धि मापन यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे के प्रारंभिक विकास में
अव्यवस्था का या गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है। बच्चे की आयु के आधार पर उसका वजन नापकर उसकी वृद्धि और विकास का मापन किया जा सकता है। इसमें बच्चे का नियमित रूप से वजन लेकर ग्रोथ चार्ट, आप प्रैक्टिकल में भी ये करेंगे, आपको बता रखा है इसका। ग्रोथ चार्ट में ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है और इससे बच्चे के पोषण के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। आयु के अनुसार बच्चे के वजन के आधार पर ही आपके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की मात्रा निर्धारित की जाती है। जो बच्चे गंभीर कुपोषण अर्थात तीसरी और चौथी डिग्री से ग्रसित होते हैं, उन्हें संपूरक जो पोषण है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, उसकी दुगनी मात्रा दी जाती है। साथ ही इस ग्रोथ चार्ट का उपयोग करते हुए माता को अपने बच्चे के पोषण की स्थिति भी समझाई जाती है और आगे उसे बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी है इसके लिए आवश्यक परामर्श भी दिया जाता है। राइट, तो ये है आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट जो सेवा है इसकी है अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। तो अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा ICDS कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये, जैसा कि अपन ने बेनिफिशरीज के टाइम देखा था कि ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करता है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी में ही संपादित किया जाता है और स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती सामग्रियों का प्रयोग करते हुए खेल प्रणाली से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों में रूप, रंग, आकार, दिशा और बनावट जैसी अवधारणाओं का भी विकास खेलों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अपने विचारों और भावनाओं को ठीक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता उनमें विकसित की जाती है। बहुत सी बातें उन्हें गीतों के माध्यम से भी सिखाई जाती है। पेरेंट्स के अनुरोध पर कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान भी इस कार्यक्रम के तहत दे देते हैं। नेक्स्ट जो इसकी सेवा है वो है पोषण और शिक्षा कार्यक्रम, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इस कार्यक्रम का लाभ वैसे तो 15 से 45 वर्ष के बीच की उम्र की महिलाओं को दिया जाता है, किंतु गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों के द्वारा यानी जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षण कार्य आंगनबाड़ी केंद्र पर माताओं की बैठक में या फिर घर के दौरों के समय किया जाता है। कई बार कुछ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। सस्ते और स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्यान्नों से संतुलित भोजन तैयार करना, पकाते समय खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की क्षति को कम करना, ये सब बातें भी प्रायोगिक तौर पर प्रदर्शनी के माध्यम से या डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सिखाई जाती है। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में विभिन्न संदेश सम्मिलित रहते हैं, जैसे महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता जिससे बच्चे का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके, टेटनस के लिए गर्भवती माताओं का रोग क्षमीकरण और नवजात शिशुओं की देखभाल, बच्चों के लिए अनुपूरक आहार जिसको वीनिंग फूड कहते हैं हम, बीमार बच्चों की देखभाल, निर्जलीकरण रोकने के उपाय यानी जो डिहाइड्रेशन की अव्यवस्था होती है उसको रोकने के उपाय, बच्चों का रोग क्षमीकरण आदि। इस प्रकार से ICDS के संदर्भ में निरंतर ऐसी जानकारी जिससे बच्चे और माताओं की देखभाल से संबंधित प्रथाओं को सुदृढ़ किया जा सके और उनमें बदलाव लाया जा सके। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त महिला और बाल विकास ने ICDS कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नव युवतियों के लिए स्कीम शुरू करी है। इसमें 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, साक्षरता और अंक प्रदान करना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उनकी दक्षता बढ़ सके, स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की आय 400 रुपये प्रति माह से कम है और उनकी 11 से 18 वर्ष की आयु की सभी अविवाहित
नव युवतियां इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र होती हैं। इन नव युवतियों को संगठित करने और उन्हें शिक्षा देने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही सौंपा गया है। यह संकल्पना की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के साथ ये लड़कियां आंगनवाड़ी के वास्तविक संचालन, उसके काम में हिस्सा लेने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाएंगी। आंगनवाड़ी द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाएं। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टाफ है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।